नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। लोकप्रियता के शिखर पर विराजित रहने वाली हर दिल अजीज लेखिका मालती जोशी जी की एक कहानी पंख तोलती चिड़िया लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। शामियाने के द्वार पर बड़ी सी आसंदी पर मम्मी जी विराजमान थी। हर आने जाने वाले को पहले उन्हीं से मुखातिब होना पड़ता था। फिर शुरू होता था बधाइयों का सिलसिला, जिसे वे मंद मंद मुस्कान के साथ ग्रहण कर रही थी। अवसर था हमारे नए क्लिनिक का उद्घाटन, जिसे मम्मी जी ने अभी से नर्सिंग होम का नाम दे डाला। डॉक्टर साहब की माँ होने के नाते वे उत्सव मूर्ति बनी हुई थी और मैं बेचारी बांदी की तरह हाथ बांधे उनके पीछे खड़ी थी। लोग मुझे नज़रअंदाज करे, ये मम्मी जी का पहला उद्देश्य था। एक और मकसद था मुझे जलील करना। इसीलिए हर तीसरे आदमी के सामने वे बिसुर कर कह रही थी। सचिन तो मना कर रहा था कि मम्मी इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है, पर मैंने जिद पकड़ ली। उसकी शादी में मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। ऐसी बद इंतजामी हुई कि क्या बताऊं। तब से मन बड़ा बेचैन था। बस एक ही साथ थी कि कोई खुशी का मौका आए तो घर में जरा ढंग का जश्न हो जाए। जब 2-3 बार वे ये जुमला दोहरा चुकी तो विनयशील बहू की भूमिका निभाना मेरे लिए जरा कठिन हो गया। कसीले स्वर में मैंने कहा, मम्मी जी, बद इंतजामी तो होनी ही थी। अगर 100 की जगह 500 आदमी आ जाएंगे तो सामने वाला क्या करेगा? उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, पर संयम बरतते हुए बोली, शादी ब्याह 25-50 आदमी तो कम ज़्यादा हो ही जाते हैं। इतनी गुंजाइश तो समझदार आदमी रखता ही है। इस समझदार शब्द में मुझे ऐसी आग लगी। तल्खी के साथ मैंने कहा, मम्मी जी, 50 और 500 में बहुत फ़र्क होता है। कोई कहाँ तक गुंजाइश रखेगा? इतने लोग और वे भी बाराती, उन्हें कोरी सब्जी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती। मम्मी जी एकदम हत्थे से उखड़ गई। इतनी देर से बड़े जतन से अपनी गरिमामय छवि बनाए हुई थी। लगा कि अब वे अपनी वाली पर उतर आएंगी। मैं चुपचाप वहां से खिसक ली, नहीं तो बेकार ही में तमाशा खड़ा हो जाता। मेरी शादी को 8 साल हो चले हैं, पर तब से 80 बार इस बद इंतजामी का कोसा जा चुका है। आदमी जब्त भी करे तो कहाँ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ से रिश्तेदार जुटा लाई थी। शादी के बाद आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। जिन जिन स्कूलों में मम्मी जी ने सर्विस की, उन सब स्कूलों का स्टाफ सब परिवार निमंत्रित था। महिला मंडल था, सत्संगी ग्रुप था, आस पड़ोसी तो थे ही। नाई, धोबी, दर्जी सब बारात में थे। सिर्फ खाकर ही चले जाते तो कोई बात नहीं थी। आधे से ज़्यादा लोगों को मिलने के लिफाफे थमाने पड़े। बद इंतजामी होती नहीं तो क्या होता? पापा ने तो कसम खा ली थी कि चाहे मुझे बारात का किराया क्यों न भुगतना पड़े, मैं कीर्ति के लिए लोकल दूल्हा नहीं ढूंढूंगा। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही पापा का ट्रांसफ़र इंदौर हो गया। तब यही लगा था कि काश ये ट्रांसफ़र 6 महीने पहले हो जाता। मम्मी जी की बातों से उबकर मैं बेटे के पास जाकर खड़ी हो गई, पर शायद मेरा दिन ही खराब था, क्योंकि यहाँ श्रवण कुमार माँ का प्रशस्ति गान कर रहे थे। यार, मम्मी ने तो अपना पूरा प्राइवेट फंड ग्रेजुएटी मेरे हाथ में ला कर रख दी। आई एम अ लकी टू हैव अ सच अ जेनरस मदर। नहीं तो क्या यह जगह लेना मेरे लिए संभव था? अभी तो प्रैक्टिस शुरू किए साल भर भी नहीं हुआ। मुझे बड़ा ताव आया। माँ का दान तो याद रह गया, पर मेरे पापा की गाड़ी कमाई भूल गए, जिसके बल पर एमएस किया था। मन हुआ कि चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं, पर वह तो बहुत लंबी कहानी थी। शादी की बद इंतजामी का जवाब तो मैंने 2 टूक शब्दों में दे दिया था, पर यह बात कहाँ से शुरू करती, कहाँ ख़त्म करती। मेरी शादी में लेन देन कुछ भी तय नहीं हुआ था, पर पापा ने अपनी मर्जी से सब कुछ दिया था। मुझे सोने में जैसे लाद दिया था। पूरा 20 तोला सोना था। इसके अलावा दामाद को चैन, अंगूठी, चांदी की थालियाँ, कटोरियाँ, झारी, ग्लास अलग से 3 तरह के डिनर सेट थे। पापा ने तो पूरा फर्नीचर ही बुक कर दिया।
पर इन लोगों ने कहा कि पोस्टिंग तो दूर कस्बे में है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में और दूर से टूट फूट होने का डर है। तो पापा ने 50,000 रुपये इन्हें थमा दिए थे और कहा था अपनी पसंद से खरीद लेना। घर आते ही वह पैसा मम्मी जी के खाते में जमा हो गया। मुझे एक कलदार तक देखने को नहीं मिला। हमें खाली हाथ ही अनंतपुर जाना पड़ा। शॉपिंग की साध मन ही में रह गई। जब पहले प्रसव के लिए माँ पापा मुझे लेने आए तो घर का हाल देखकर दंग रह गई। पेशेंट को एग्जामिन करने वाली मेज और 2 स्टूल, ये मेरे डाइनिंग सेट थे। ड्राइंग रूम में 2 मुड्डे, 2 टीन की कुर्सियाँ, अस्पताल के 2 पलंग मेरा बेड थे। मनोरंजन के लिए एक ट्रांजिस्टर भर था। फ्रिज तो दूर की बात थी, रसोई में ढंग के 4 बर्तन भी नहीं थे। माँ पापा को खाना खिलाते हुए मुझे रोना आ रहा था। माँ ने तो घर की दशा देखकर मुझे कोसना शुरू कर दिया, पर पापा बोले, तुम इसे क्यों सुना रही हो? ये तो नहीं है, घर में मुंह खोलकर कह नहीं सकती। ये सब तो सचिन को सोचना चाहिए। फिर उन्होंने एक काम किया। सोनाली के जन्म पर उन्होंने मुझे एक छल्ला भी नहीं दिया। मेरे घर उन्होंने 5 लड्डू तक नहीं भिजवाए, पर मेरा पूरा घर फर्निश करवा दिया। दरवाज़ों के पर्दों से लेके पाँव पोस्ट तक सब बदल डाला। मम्मी जी पूरी तरीके से कुड़ गई। बोली, यहाँ जो कुछ भी है इन्हीं का तो है, इसीलिए नहीं खरीदा था। 2-2 बार खरीदने में कौन सी तुक है। लेकिन यह बात पैसे लेते समय याद क्यों नहीं आई? उन पैसों का रहस्य बाद में समझ में आया। 7-8 जगह अप्लाई करने के बाद इन्हें बेंगलोर के एक कॉलेज में MS में दाखिला मिला। पूरा पैसा वहीं स्वाह हो गया। उस दिन मैं बड़ा रोई। फाइनल के बाद मुझे आराम से PG में दाखिला मिल गया। अपना प्रिय विषय गायनिक्स भी मिल रहा था। उन दिनों फाइनल के मार्क्स के आधार पर PG में एडमिशन होता था। प्री PG का चक्कर ही नहीं था। उस समय इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। कहा कि शादी की फिर ऐसे क्या जल्दी थी, पहले पूरी पढ़ाई कर लेती। इतना ही नहीं, अपना कोई सोर्स लगवा कर मम्मी जी ने मेरी पोस्टिंग इनके पास ही करवा दी। जिस दिन इन्हें MS अलॉट हुआ, मम्मी जी बोली, बेटे आज मेरे जी को ठंडक मिली है। अगर श्रुति को तुमसे पहले डिग्री मिल जाती तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाती। बेटे, बीवी हमेशा 2 उंगली छोटी ही ढूंढनी चाहिए। मम्मी जी की छाती में तो ठंडक पड़ गई, पर उस दिन से मेरे मन में तो ज्वालामुखी धधक रहा है। वह तो अब डिग्री मिलने के बाद ही शांत होगा। अरे, आप अकेली यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मैंने चौंक कर देखा। डॉक्टर पारिक थे। मुझे तो ध्यान ही नहीं था। कब से आकर शामियाने के आखिरी छोर पर खड़ी हो गई थी। मेरे पीछे छोलदारी में से पुलाव की महक और पूरियाँ तलने की खुशबू आ रही थी। बगल में प्लेटें धुलने की आवाज़ें आ रही थी। सामने लगी मेज़ों पर डोंगे भरे जा रहे थे, खाली हो रहे थे। मैं यत्र वत्र आगंतुकों से हाय हेलो कर रही थी, जब भी मेरा मन पूरी तरीके से अतीत में खोया हुआ था। आपको तो वहाँ सचिन के बगल में खड़ा होना चाहिए था। इधर भी किसी का होना जरूरी था ना। सब लोग बाहर ही खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? मैंने किसी तरह झेप मिटाते हुए कहा। पर आपको यहाँ तो नहीं होना चाहिए था। बधाई देने वालों का कितना लंबा फासला तय करके आना पड़ेगा, पर यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? बधाई के हकदार तो बाहर दरवाजे पर ही खड़े हैं। नहीं भाभी जी, बधाई के असली हकदार तो आप हैं। पिछले 5-6 सालों में आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह मैंने बहुत करीब से देखा है। इसीलिए कहता हूँ, बधाई के असली हकदार आप हैं। लोग कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। यू हैव एक्चुअली डन इट। इसमें नई बात क्या है डॉक्टर साहब? हर हिंदुस्तानी औरत यही तो करती है। मुझे एक बार फिर बधाई देकर डॉक्टर पारिक चले गए, पर जाते जाते मुझे फिर से झकझोर गए। अनगिनत यादें बर के छत्ते की तरह मुझ पर टूट पड़ी और मैं लहूलुहान हो गई। सबसे दर्दनाक किस्सा था मेरे भाई देवेंद्र की शादी का। आज भी याद आता है तो मेरे आंसू निकल आते हैं। देवेंद्र मेरा इकलौता भाई, उसकी शादी के लिए मन में कितनी उमंगें थी, उत्साह था, पर सब मिट्टी हो गया। उन दिनों ये बेंगलोर में थे। मम्मी जी ने कोई सोर्स लगाकर मेरी पोस्टिंग अपने पास करवा ली। सुबह शाम मैं सरकारी नौकरी करती, रात को 10 बजे तक मिसेस रुंगटा के नर्सिंग होम में ड्यूटी देती।
नर्सिंग होम में नौकरी करना मेरा शौक नहीं था, ज़रूरत थी। घर में खर्च बढ़ गए थे। मेरी अनिच्छा के बावजूद एक और बच्चा घर में आ गया था। एक बेटा देना मेरा नैतिक कर्तव्य था, क्योंकि सचिन अपने वंश में एकमात्र चिराग थे। सोनाली स्कूल जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई पर बेशुमार खर्च हो रहा था, पर सबसे ज़्यादा कष्ट दे रही थी उसके पापा की पढ़ाई। वह तो खत्म होने पर ही नहीं आती थी। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही थी। मुझे लगता था मैं समूची उसमें समा जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं भागी भागी घर आई, बच्चों को तैयार किया। पैकिंग तो रात को ही कर रखी थी। थोड़ी देर तक मैं प्रतीक्षा करती रही कि खुद पूछ लिया, मम्मी जी मेरी चीज़ें तो ले आई ना आप? अरे बेटा, याद ही नहीं रहा, उन्होंने सपाट स्वर में कहा। मुझे तो रोना आ गया। मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी, अपने ही गहने मांग रही थी, जिन पर ये देवी जी फन फैलाकर बैठी हैं। जानती है मुझे शादी में जाना है, पर कल तक इन्हें लॉकर तक जाने की फुर्सत ही नहीं मिली। और आज कितने ठंडे स्वर में ये कह रही है, मुझे तो याद ही नहीं रहा। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी पोस्टिंग सचिन के साथ हो गई थी। जाते हुए मम्मी जी ने सारे गहने उतरवा लिए। बोले, तुम लोग तो दिन भर बाहर रहोगे, घर में इतना जोखिम रखकर क्या करोगे? मन मारकर सब कुछ उनके हवाले कर दिया था। उसके बाद गहनों के दर्शन केवल मेरी बहन की शादी, कीर्ति की शादी में हुए थे। बस जब भी पीहर जाना हुआ, माँ बहुत कोसती। पूरे 20 तोला सोना दिया था मैंने लड़की को, पर देखो जब भी आती है नंगी पूची चली आती है। फिर कहीं जाना होता तो अपना गहना पहना पहना कर ले जाती, बहुत शर्म आती। पर शादी में तो यह भी संभव नहीं था। 10 रिश्तेदार आएंगे, वे 100 तरह की बातें करेंगे। उसी समय दौड़ी दौड़ी गई। भाई के लिए भारी भरकम प्रेजेंट खरीदने के बाद ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके चांदी का एक पॉलिश वाला सेट खरीद लिया। कुछ तो पहनने को होगा। जिस समय ये सेट पैक करवा रही थी, उसी समय डॉक्टर पारिक सपत्नीक दुकान में प्रवेश करते हैं। अरे आप गई नहीं? उन्होंने तो सहज ही में पूछ लिया, पर मैं इतनी भरी हुई थी कि उनके सामने फूट पड़ी। यह भी नहीं सोचा कि बाहर वालों के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए। फिर वे लोग ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। मिसेस पारिक ने अपना पूरा ज्वेलरी बॉक्स मेरे सामने रख दिया। शर्म और संकोच से मैं गड़ गई। केवल उनका मन रखने के लिए मैंने अमेरिकन डायमंड का एक सेट उठा लिया। इस हादसे के बाद जब मैं इंदौर पहुंची तो लग रहा था जैसे 6 महीने की बीमारी भुगत कर आ रही हूँ। हर कोई मुझे देखकर सकते में आ गया था। ये ठीक बारात चढ़ने के समय नमूदार हुए। मन में इतना कुछ घूम रहा था, मिलते ही आड़े हाथों लेना चाहती थी, पर इतने लोगों के बीच मौका ही नहीं मिला। लेकिन पहला वार इन्होंने ही किया। ज़रा सा एकांत मिलते ही बरस पड़े। तुम हर बार गहनों के लिए मम्मी को क्यों कोसती हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर बार बार तकादा करने का क्या मतलब है? तो क्या शादी के लिए नहीं मांगूं? लेकिन तुम्हारे गहने मम्मी के पास है कहाँ? तो फिर कहाँ है? देखो मेरी MS हो जाने दो, मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। अब मेहरबानी करके ये विषय घर में मत छेड़ना। मतलब मुझसे बिना पूछे ही मेरे गहने आपने ठिकाने लगा दिए, और दोनों माँ बेटे मुझसे छुपा रहे हैं। इसीलिए आपकी मातुश्री मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। श्रुति, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज माई फुट, मैंने तमक कर कहा। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कमबख्त रुलाई आ गई। मैं धुआंधार रोती चली गई। इतना तो मैं विदाई के समय भी नहीं रोई, और यह स्वाभाविक भी था। उस समय मन में भावी जीवन के रंगीन सपने, आशाएं थे जो अब नहीं बची। अब है हताशा। मैं अपने घर में होती तो ये शायद मेरे रोने की इतनी परवाह नहीं करते, पर ससुराल में तो मेरी अनदेखी नहीं कर सकती थी। देर तक बैठकर मुझे समझाते रहे, तुम तो डॉक्टर हो, गंवार औरतों की तरह गहने के लिए रोती हो। जरा मेरी प्रैक्टिस जम जाने दो, तुम्हें सर से पांव तक सोने में लाद दूंगा। यह तो मेरा ईश्वर ही जानता है
कि मैं सोने के चंद टुकड़ों के लिए नहीं रो रही थी। गहने तो फिर भी बन सकते हैं, पर मेरा विश्वास जो टूट गया था उसे लौटाने का कोई उपाय नहीं है। मिसेस पारिक ने भी यही कहा था। जब मैं उन्हें सेट लौटाने गई तो वे बोली, श्रुति तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद इसीलिए बहुत भावुक हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना सीखो। हर किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हर किसी पर? मैडम, वे मेरे पति हैं। रुपए पैसे के मामले में अपने जाए पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वे तो सास के जाए हैं। तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है? सैलरी के लिए खोलना ही पड़ता है, लेकिन पासबुक मेरे पास नहीं है। पासबुक माँ जी के पास है। यही ना, इस घर का यही दस्तूर है। इसीलिए तो कहती हूँ, इतनी भावुक मत बनो। ये भावुकता तुम्हें इतना असहाय निरुपाय बना देगी कि पाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा। और उसी दिन उन्होंने मेरा एक अकाउंट खुलवा दिया। तभी मुझे याद आया, डॉक्टर साहब आकर मुझे बधाई दे गए और मैंने मैडम के बारे में पूछा तक नहीं। क्या सोचा होगा उन्होंने? मैं अपने आप में इतना खो गई कि सामान्य शिष्टाचार भी याद नहीं रहा। अपनी बेवकूफ़ी का मातम मनाती रही कि मिस्टर एंड मिसेस पारिक आते हुए दिखाई दिए। मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। माफ़ी तो मैं मांगने आया हूँ। पता है, सुबह ने मुझे इतनी डांट लगाई, मैं तुम्हारे प्री पीजी के बारे में पूछना ही भूल गया। माई बेस्ट विशेज़, आई नीडली बैडली सर। इस झमेले में पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं पाई। ये झमेला बाद में भी तो हो सकता था। मैडम, ज्योतिषी ने यही मुहूर्त निकाला था। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ये भले ही गेट पर खड़े थे, पर आंखें शायद इधर ही लगी हुई थी। पारिक दंपति के जाते ही ये खरामा खरामा चलकर मेरे पास आ खड़े हुए। यहाँ कैसे अलग थलग खड़ी हो? सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। सभी लोग बाहर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इधर भी तो कोई होना चाहिए। जिन्हें मिलना होता है वह यहाँ आकर भी मिल जाते हैं। हाँ, ये तो देख ही रहा था। क्या कह रहे थे तुम्हारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड? बड़ी देर से बातें हो रही थी। घर आए मेहमान से बात तो करनी ही पड़ती है, शिष्टाचार का तकाता है। और शिष्टाचार की ये परंपरा क्या दूसरों के लिए है? क्यों? अब तक तो बड़ी हंस हंस कर बातें हो रही थी। मुझसे बात करते वक्त तुम्हारा मुंह सूज जाता है। इसका कारण तो आप भी जानते हैं। उनका मुंह एकदम उखड़ गया। बोले, वहाँ थोड़ी देर को मम्मी के पास खड़ी हो जाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। अपनी नाराज़गी का सार्वजनिक प्रदर्शन करना ज़रूरी नहीं है। मतलब यह है कि गुस्सा सिर्फ डॉक्टर पारिक पर नहीं था, मम्मी जी ने भी पट्टी पढ़ाई थी। तमाशा करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए चुपचाप इनके पीछे हो ली। बाहर मम्मी जी ने अलग ही राग छेड़ा हुआ था। बोली, लोग तो अपने दामाद को विलायत तक भेज देते हैं, यहाँ तो जो कुछ करना है खुद को ही करना है। इसके ससुराल वालों को तो बधाई देने की फुर्सत तक नहीं। फिर से करारा जवाब देने की इच्छा हुई, पर जब्त कर गई। लगता है ये ज़िंदगी वार करते वार झेलते ही बीतेगी। मम्मी जी ने जो दिया उसका तो ढिंढोरा पीट दिया, पर मेरे पापा का दान वो तो गुप्त ही रह गया। और उनकी लड़की जो इतने सालों से देती आ रही है उसका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं। रही बधाई की बात, तो कीर्ति और देवेंद्र का खूबसूरत कार्ड आ गए थे। पापा का तार आ गया था, पर वे यहाँ आने से कतराते थे। पापा के पास तो उम्र का सबब है, लेकिन देवेंद्र तो साफ कहता है, दीदी तुम्हारी सास बोलती नहीं है, डंक मारती है। मैं तो दूर ही से नमस्कार कर देता हूँ, जैसा कि मुझे अंदेशा था। रात जमकर महाभारत हुई। बिस्तर पर आते ही ये कसीले स्वर में बोले, आज पता चला कि तुम्हें अपने कैरियर की ज़्यादा फिक्र है, पति के अचीवमेंट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यही बात मैं भी कह सकती हूँ। मैंने बार बार चिरोरी की थी कि कोई दूसरी तारीख ले लीजिए, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पर आप तो चाहते ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो। फालतू की बकवास मत करो, तुम्हें अच्छी तरह पता है ये तारीख पंडित ने निकाली थी। तो आप डॉक्टर होकर ज्योतिष पर इतना विश्वास करते हैं? दुनिया करती है।
और तुम जो ये बावेला मचा रही हो, फॉर्म भरने से पहले किसी से पूछा था पीजी करने की? इतनी क्या जल्दी थी? मेरी प्रैक्टिस जमने तक रुक सकती थी। मैं तो रुक जाऊंगी, पर मेरी उम्र तो नहीं रुक सकती ना। वो तो मुट्ठी में पड़ी रेत की तरह फिसलती जाएगी। बात तो यह तय हुई थी कि आपके लौटते ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। पूरे 1.5 साल तक मैंने प्रतीक्षा की, और जब आपने बात नहीं उठाई तो मैंने पहल की। वैसे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माहौल में मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा निकलना असंभव है। और मान लो सेलेक्ट हो गई, तो ये घर और बच्चे किसके भरोसे छोड़ के जाओगी? क्यों? आपकी गैर हाजिरी में ये सब मैंने संभाला था, अब आपकी बारी है। मतलब मैं काम धंधा छोड़कर तुम्हारे बच्चे संभालूं? ये बच्चे सिर्फ मेरे नहीं हैं, आपके भी हैं। फिर घर में मम्मी जी भी तो है। मम्मी की उम्र ये सब करने की है? मैं साफ कह देता हूँ, जब भी जाना हो बच्चों को इंदौर छोड़ जाना। क्यों? क्या मेरे माँ बाप बूढ़े नहीं हैं? पिछले साल तक तो नहीं थे। कीर्ति जब बीएड कर रही थी तो पिंटू किसके पास था? पता है, कीर्ति हर महीने 1000 रुपये भेजती थी। आपका भूता है? इतने से बच्चे के लिए 1000 रुपये? ये तो सरासर लूट है। क्यों? क्या बच्चे मुफ्त में पल जाते हैं? 100 खर्च होते हैं। उन्हें दूध चाहिए, ब्रेड बिस्किट चाहिए, फल फूल चाहिए, हारी बीमारी में डॉक्टर और दवा भी चाहिए। देखभाल के लिए एक आया की भी ज़रूरत है। मेरे पापा बेचारे रिटायर आदमी हैं, इतना सब खर्च नहीं करेंगे। तो फिर रहने दो। बच्चों के बड़े होने तक तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इतने रुपए स्पेयर नहीं कर सकता। बच्चों का खर्च मैं उठा लूँगी। बस स्टडी लीव्स पर जाऊँगी तो सैलरी तो मिलेगी ही। फिर सिर्फ 2 साल की ही तो बात है। यानी कि तुम यह जताना चाहती हो कि जिस कोर्स में मैंने 4 साल लगा दिए, तुम सिर्फ 2 साल में ही कर लोगी? अपनी बुद्धि पर बहुत नाज है तुम्हें। आपसे तो बात करना फिजूल है, मैंने कहा, और बात को वही विराम दे दिया। सुबह उठी तो सिर बेहद भारी हो रहा था। एक तो रात देर तक बकझक होती रही, उसके बाद दोनों विपरीत दिशाओं में मुंह करके लेटे रहे। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। सारी रात आंखों में काट दी। अजीब अजीब से ख्याल आते रहे। सचमुच अगर सिलेक्शन हो गया तो बच्चों का क्या होगा? वैसे तो मैंने इंदौर ही मांगा है, पर कहीं और जाना पड़ा तो खर्चे कैसे पूरे होंगे? घर से तो कुछ आशा करना व्यर्थ था। मिसेस पारिक की बात याद आ रही थी। जिद करके उन्होंने अलग से खाता तो खुलवा दिया था, पर उसमें 150 से ज़्यादा कभी डाल ही नहीं पाई। पासबुक हाथ में लेते हुए मम्मी जी बड़ी चौकस रहती है। मेरे वेतन का हिसाब उन्हें मुंह जबानी याद है। मेरे इंक्रीमेंट्स की खबर उन्हें मुझसे पहले लग जाती है। मिसेस रूंगटा के यहाँ से मुझे जो मिलता था उस पर भी उनकी कड़ी नज़र रहती थी। पहले तो फिर भी इधर उधर से कुछ आय हो जाती थी, पर जब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है, आमदनी का वह जरिया भी बंद हो गया था। अब शाम को इनके साथ भी बैठना पड़ता था। इन्होंने ईएनटी में स्पेशलाइजेशन किया था। वे पेशेंट तो इक्का दुक्का ही आते थे। अभी दूसरे डॉक्टर में भी इतनी साख नहीं बनी थी कि ऑपरेशन के लिए बुलाए जाते। सहारा जनरल पेशेंट का ही था। सिविल अस्पताल वाले मेरे सारे पेशेंट अब इधर आने लगे। डॉक्टर रूंगटा की ओपीडी भी अब वीरान होने लगी थी। मेरा काम वहाँ अच्छा चल निकला था। डॉक्टर रूंगटा मुझे खुशी से 2,500-3 हज़ार रुपये दे देती थी, पर यहाँ तो आमदनी के नाम पर शून्य था। जो कुछ भी मिलता इनकी जेब में चला जाता। मेरी सरकारी नौकरी की सारी तनख्वाह घर खर्च में चली जाती। रिटायरमेंट के बाद मम्मी जी ने एकदम हाथ खींच लिया था। यद्यपि घर में अब भी उनका ही शासन चलता था। इनकी नई नई प्रैक्टिस थी, इसीलिए ये सारे उलझनों से बरी थे। मैं कभी भी अपने आप को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। पूरा दिन मेरे सामने मुंह बाए खड़ा रहता था। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। फिर पता नहीं एकाएक मुझे क्या हुआ। हॉल में आकर मैंने डॉक्टर रूंगटा का नंबर घुमाया। वे तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही बैठी थी। मेरा प्रस्ताव सुनते ही बाग बाग हो गई। इन्हें जब चाय देने गई तो एकदम पूछ बैठे, फ़ोन किसका था? रूंगटा का, मैंने ही लगाया था। जैसे लापरवाही से जवाब दिया मैंने। डॉक्टर रूंगटा का नाम सुनते ही इनके माथे पर बल पड़ गए। इतनी सुबह क्या ज़रूरत पड़ गई?
एक बात मन में उठी थी, सोचा कर ही डालूं। कौन सी बात? यही कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं फिर से नर्सिंग होम ज्वाइन कर लूँगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वी नीड बैडली ना। अगले साल मुझे बाहर जाना पड़ा तो हाथ में कुछ होना तो चाहिए ना। न हो तो आप वाजपेयी जी और विनीता को कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। वह पूछ भी रही थी। पैसे की उन्हें कोई खास फिक्र नहीं है, उन्हें तो अनुभव चाहिए। आपको भी एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। बहुत वैसा लगे तो कुछ परसेंटेज दे दीजिएगा। वे मुंह बाहे मुझे देखते रहे। और कोई दिन होता तो गुस्से में शायद झपट पड़ते, पर आज निश्चल बैठे रहे। शायद समझ गए थे कि नदी के तटबंध छोड़ दिए हैं, पानी सिर से ऊपर हो गया है, अब उसे बांधा नहीं जा सकेगा। कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।